Hello everyone, this is Ashutosh Chaturvedi. I cracked IITJ in 99 and I am BTech from IIT BHU. एंड आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ग्रेविटेशन का एक छोटा सा बट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो सब लोग हेडिंग बना लें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल. तो डेफिनेशन से शुरू करते हैं. थ्योरी वाला जो PDF है, ठीक है, एक बार उसको अच्छे से ओपन करें. ठीक है, जस्ट गो थ्रू द डेफिनेशन. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल. तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज एक्चुअली में डिफाइंड एज वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग अ यूनिट मास वेरी स्लोली फ्रॉम इन्फिनिटी टू द गिवन पॉइंट. बोलो, मैंने क्या बोला? ठीक सुना तुमने? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का मतलब होता है वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग यूनिट मास. यूनिट मास मतलब मास ऑफ 1 kg वेरी स्लोली फ्रॉम एन इन्फिनिटी टू द गिवन पॉइंट. ठीक है, आसान भाषा में अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का मतलब होता है वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट ऑन अ यूनिट मास. क्या बोला? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट. एक्सटर्नल एजेंट मतलब कोई भी एक्सटर्नल सोर्स, एनी एक्सटर्नल एजेंसी. ठीक है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट ऑन अ यूनिट मास. ठीक है, फॉर्मूले की अगर आप बात करें, तो दिस इज हाउ इट इज डिफाइंड. पोटेंशियल को हम लोग V से डिनोट करते हैं. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को V से डिनोट करते हैं. ठीक है, V बराबर W/m. सिंपल सी टर्मिनोलॉजी है. V मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल. मॉड्यूल में पढ़ते चलें. मॉड्यूल मतलब राइट, जो PDF फाइल तुम लोगों को थ्योरी वाली सेंड की है उसको एक बार रेफर करते चलें. W मतलब वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट. M बोले तो मास. ठीक है, M क्या है साहब? मास है. W मतलब वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट है और V मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है. और चाहे तो आप इसको मैथमेटिकली थोड़ा सा जस्टिफाई भी कर सकते हैं. कैसे? कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट ऑन अ यूनिट मास. यूनिट मास मतलब मास ऑफ 1 kg. यूनिट फोर्स मतलब मास फोर्स ऑफ 1 न्यूटन. यूनिट चार्ज मतलब चार्ज ऑफ 1 कूलम. यूनिट मतलब 1. ठीक है, यूनिट वेक्टर का मतलब ऐसा वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1. तो यूनिट मतलब 1 है. तो जैसे मान ले इफ m बराबर 1 kg, m की वैल्यू यहाँ पे कितना चिपका दें? 1. तो m अगर 1 छापेंगे, जस्टिफाई हो गया कि पोटेंशियल इज डिफाइंड एज वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट ऑन यूनिट मास. इसी 1 kg के मास को क्या बोलता है? यूनिट मास. कोई भी एक्सटर्नल एजेंट एक यूनिट मास पे जो वर्क डन करता है दैट इज द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल. और बिल्कुल पूरी एनालॉजी चलेगी. मैं इस चीज को बार बार रिपीट कर रहा हूँ. रिपीट. ठीक है, जैसे यहाँ पे हम लोग ग्रेविटेशन में पढ़ रहे हैं ग्रेविटेशन पोटेंशियल. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बिल्कुल सिमिलर टर्म मिलेगा. क्या? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. एंड दिस इज हाउ इट इज डिफाइंड. तो इसलिए मैं बार बार तुम सब लोगों को बोल रहा हूँ कि ग्रेविटेशन का जो चैप्टर है वो अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लें. तो 12th की फिजिक्स का जो पहला यूनिट है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट, वो ऑटोमेटिकली तुम्हारा कवर अप हो जाएगा. जैसे यहाँ पे हम लोग ग्रेविटेशन पोटेंशियल पढ़ते हैं, वहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. वर्क डन तो खैर यहाँ पे भी है, वहाँ पे भी है. यहाँ पे मास पढ़ते हैं, वहाँ पे चार्ज हो जाता है. पूरी एनालॉजी चलेगी. ठीक है, पोटेंशियल के बारे में कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो अपने को याद रखनी है. कौन कौन सी बातें हैं? पोटेंशियल के बारे में सबसे बेसिक एलिमेंट्री जो फंडामेंटल बात है, हमेशा ध्यान रखें कि पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी. इट इज़ नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी. तो सवाल वही है, वही पोटेंशियल इज स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट इज़ नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी एंड देयरफॉर इट इज़ अ, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी. तो यू जस्ट स्टिक टू द डेफिनेशन हाउ पोटेंशियल इज डिफाइंड. पोटेंशियल को हम सब डिफाइन करते हैं वर्क डन पर यूनिट मास. एक्सटर्नल एजेंट यूनिट मास पे जो वर्क डन करता है दैट इज द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशन पोटेंशियल. तो वर्क डन बता कैसी क्वांटिटी है, स्केलर या वेक्टर? आवाज नहीं आई. इस चैप्टर में कुछ है ना वर्क डन के भी फंडे लगेंगे, तो टेंशन मत लो. आज शाम को जो क्लास है 8 से 10, उसमें हम लोग वर्क पावर एनर्जी स्टार्ट करने वाले हैं.
तो वर्क डन के जो सारे के सारे फंडे हैं वो हम लोग सीख लेंगे, टेंशन मत ले, ठीक है। बाकी अभी उसका सिंस यूज़ है तो समझते चलें, ठीक है। वर्क डन हमेशा ध्यान रखना, वर्क डन जो होता है दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट होता है। वर्क डन होता है क्या है? वर्क डन असलियत में होता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। कौन कौन से वेक्टर्स? फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो दो वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट होता है इट इज ऑलवेज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। तो वर्क डन साहब क्या हो गया? स्केलर। मास क्या होता है? मास तो वैसे ही स्केलर क्वांटिटी है। मास जो है इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। मास में कोई डायरेक्शन थोड़ी होता है, समझाया ना। तो जब ये स्केलर है ये भी स्केलर है तो ये कहाँ से वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, देखो ये बेसिक डिफरेंस है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जो हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े हैं कैसी क्वांटिटी हुआ करती थी? वेक्टर क्वांटिटी। अनलाइक ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ग्रेविटेशन पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। मतलब उसमें मैग्नीट्यूड होगा, यूनिट होगा, कोई भी डायरेक्शन नहीं होगा। क्लियर? छापते चले। यूनिट डायमेंशन पे आते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की यूनिट क्या है बोलो भाई? तो ध्यान से देखें, पोटेंशियल असलियत में है क्या? वर्क डन पर यूनिट मास। तो पोटेंशियल का यूनिट क्या मैं बोलूँगा? वर्क डन का डिवाइड बाय मास का ऐसा, बिल्कुल ठीक है। तो वर्क डन का क्या होता है? जूल। जूल जूल वर्क डन क्या होता है? जूल। मास है क्या? केजी। तो क्या यूनिट हो जाएगा जूल पर केजी? यस सर। ठीक है, छापते चलें। डायमेंशन पे आते हैं। डायमेंशनल फार्मूला फॉर पोटेंशियल। तो फिर से सेम अप्रोच है। पोटेंशियल है क्या? वर्क डन पर यूनिट मास, ठीक है। तो पोटेंशियल का डायमेंशन हो जाएगा वर्क डन का डायमेंशन एंड डिवाइड बाय मास का डायमेंशन। कोई बताए वर्क डन का डायमेंशनल फार्मूला? ml स्क्वायर टी माइनस टू। वेरी गुड। देख अगर तुम्हें याद नहीं भी है तो टेंशन मत लेना। वर्क डन का फार्मूला क्या होता है? एफ डी कॉस थीटा। एफ डॉट डी होता है दैट इज एफ डी कॉस थीटा। चिपका दे। अगर तुम्हें याद नहीं भी है, स्किप हो गया है, तो आसानी से निकाला जा सकता है। तो वर्क डन की जगह मैंने चिपका दिया एफ डी कॉस थीटा। अब ये सारे के सारे स्टैंडर्ड टर्म्स आ गए, इनके डायमेंशंस अपने को पता होते हैं। बोलो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला, ये स्टैंडर्ड है। हाँ ये सब स्टैंडर्ड है, अपने को याद होना चाहिए ना। एम एल टी माइनस टू, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट बोलो। डिस्टेंस, हाँ हाँ डिस्टेंस हो, डिस्प्लेसमेंट हो, लेंथ हो, आर्क हो, रेडियस हो, एल इच एक तरह का लेंथ ही तो है। कॉस थीटा, कॉस थीटा एक नंबर है, इट्स हाँ हाँ कॉस थीटा एक नंबर है, न्यूमेरिकल वैल्यू, ओनली मैग्नीट्यूड, नो यूनिट नो डायमेंशन। कोई भी यूनिट नहीं, कोई भी डायमेंशन नहीं, ठीक है। तो कॉस थीटा हटा दे, यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस है। मास क्या होता है? तो एम एम यहाँ छोड़ जाएगा। तो पोटेंशियल का डायमेंशनल फार्मूला क्या तुम लोगों को ये दिख रहा है? एल इंटू एल क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर टी माइनस टू। क्लियर? यूनिट डायमेंशंस ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अब जैसा हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट मास, उसी तरह से आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट मास। सब लोग एक मास स्टार्टिंग बनाए। क्या है भाई? जैसे मान ले एक पॉइंट मास है, एक पार्टिकल है एम मास का, ठीक है। तो एम मास से आर डिस्टेंस पर इस पी पॉइंट पर दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। क्या? माइनस ऑफ जी एम बाय आर। एम मास से आर डिस्टेंस पे दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेविटेशन पोटेंशियल क्या होता है? माइनस ऑफ जी एम बाय आर। माइनस साइन का मतलब क्या है वो हम लोग आगे चर्चा कर लेंगे, टेंशन मत ले। और पूरी एनालॉजी चलेगी, पूरी की पूरी एनालॉजी चलेगी। जैसे हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे, ठीक है, कि पॉइंट मास से आर डिस्टेंस पे ग्रेविटेशन पोटेंशियल, ऐसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आता है पॉइंट चार्ज से आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज क्यू आर डिस्टेंस आर फ्रॉम इट। इट्स 1/4 बाय एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर। पूरी एनालॉजी चलेगी। यहाँ पे कांस्टेंट जी, वहाँ पे कांस्टेंट 1/4 बाय एप्सिलॉन नॉट। इट्स वैल्यू इज 9 × 10⁻⁹ वो पढ़ लेंगे, टेंशन मत ले, ठीक है। अभी बस ऐसे ही थोड़ा सा रिलेट करके चीज़ों को बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मास होता है, यहाँ पे चार्ज आता है, और खैर डिस्टेंस तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। सिंपल सिंपल से टर्म्स हैं। एम क्या है? एम बोले तो पार्टिकल का मास है। व्हाट इज आर? आर इज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द मास। उस मास से उस पॉइंट का डिस्टेंस जहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल मेजर करना है, राइट। छापना डेरिवेशन पे आते हैं। डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है फॉर योर स्कूल एग्जाम्स, है ना। क्या है, कैसे कैसे आ रहा है सब लोग
डेरिवेशन में लिखें, सिंस potential is defined as work done by external agent in bringing unit mass very slowly from infinity to the given point in the next line. Hence the gravitational potential due to mass m, capital M, बड़ा M है, ठीक है, कैपिटल M, बिग M, at point P is same as work done by external agent in bringing unit mass from infinity to point P. डेरिवेशन के बारे में तुम लोगों को पहले से क्लैरिफाई कर देता हूँ कि डेरिवेशन इसका स्लाइटली लेंदी है. इट्स नॉट डिफिकल्ट, इट इज़ ओनली स्लाइटली लेंदी, ठीक है, बट इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है. डिफिकल्ट नहीं है, बस थोड़ा सा लेंदी है, तो बस थोड़ा सा इसको पेशेंस से समझें. डेरिवेशन समझने के लिए सबसे पहले एक बार फिर से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की डेफिनेशन पढ़ें. जस्ट गो थ्रू द डेफिनेशन. जो सबसे पहली जो बेसिक एलिमेंट्री फंडामेंटल डेफिनेशन हम लोग ग्रेविटेशन पोटेंशियल की पढ़े थे, एक बार जस्ट, है ना, हाँ, एक बार जस्ट रीडिंग मार, गो थ्रू इट, रीड इट आउट. जो बेसिक डेफिनेशन है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की, जो बेसिक डेफिनेशन है उसको ध्यान से देखें. क्लियर है? तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हम लोग किस तरह से डिफाइन करते हैं? इट इज डिफाइंड एज वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग अ यूनिट मास वेरी स्लोली फ्रॉम इन इन्फिनिटी टू द गिवन पॉइंट. ध्यान से ध्यान से ध्यान से, बहुत ध्यान से, एक एक पॉइंट बहुत, है ना, अच्छे से. इसका डेरिवेशन क्लियर हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का अगले साल डेरिवेशन बिल्कुल कॉपी पेस्ट है, ठीक है. कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी कमांड समझते हो ना, पेज मेकर के, कंट्रोल सी कंट्रोल वी. तो देख ऐसा है, पोटेंशियल इज डिफाइंड एज वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग यूनिट मास वेरी स्लोली फ्रॉम इन्फिनिटी टू द गिवन पॉइंट. इसका मतलब क्या हुआ डिटेल में, है ना, इलैबोरेट करके थोड़ा सा डिस्कस करते हैं. देख, जैसे मान लेते हैं साहब, यहाँ कहीं इन्फिनिटी है, क्या है भाई, यहाँ कहीं आपका इन्फिनिटी. इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर है ना, यहाँ से काफ़ी दूर, मतलब मान ले भिलाई तक है, ठीक है उससे भी काफ़ी दूर है, ठीक है. इन्फिनिटी मतलब वेरी फार, राइट. तो मान ले इन्फिनिटी पे, और अपने पास एक छोटा सा एक्सटर्नल एजेंट है, ठीक है. एक छोटा सा मान ले मासलेस आदमी है, आदमी या आत्मा है, जो भी है ठीक है. तो ये एक्सटर्नल एजेंट इस यूनिट मास को इन्फिनिटी से इस गिवन पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन करेगा, फिर से आई रिपीट, ये एक्सटर्नल एजेंट इस यूनिट मास को इन्फिनिटी से इस गिवन पॉइंट पी तक लाने में जो वर्क डन करेगा, दैट इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ड्यू टू दिस मास एट दिस पॉइंट. आवाज नहीं आई? बाय द बेसिक डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल. ये सुनो, इतनी बात समझ में आई? So potential is nothing but work done by external agent in bringing unit mass, right, from infinity to point P. तो अगर आपको इस मास की वजह से r डिस्टेंस पे P पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, तो पोटेंशियल निकालने के लिए क्या निकालना होगा? वर्क डन. तो एक्सटर्नल एजेंट इस यूनिट मास को इन्फिनिटी से पॉइंट P तक लाने में जो वर्क डन करेगा वो हो जाएगा इस मास की वजह से इस पॉइंट पे पोटेंशियल. तो प्रॉब्लम हमारा इस फॉर्म में रिड्यूस हो गया है कि वी हैव टू जस्ट डिटरमिन वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग यूनिट मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट पी. अब पूछो साहब, हम तो वर्क डन पढ़े नहीं ठीक है, आज के लेक्चर से, ठीक है. और टीटीएस वाली जो बैच है उसमें ट्यूसडे से हम लोग वर्क पावर एनर्जी स्टार्ट कर लेंगे. बाकी अभी उसका यूज़ है तो थोड़ा सा कोशिश करें समझने की, ठीक है. तो सवाल आया वर्क डन निकाले कैसे? वर्क डन होता है एफ डी कॉस थीटा. फोर्स देखना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट देखना पड़ेगा, दोनों के बीच का एंगल देखना पड़ेगा. लिखें, थोड़ा सा लिखा रहा हूँ. कंसिडर द यूनिट मास एट अ जनरल पोजिशन एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द गिवन मास, देन द ग्रेविटेशनल फोर्स exerted by the given mass on the unit mass is. तो वर्क डन निकालने के लिए लिख लिया,
वर्क डन निकालने के लिए इस यूनिट मास को तुम्हें किसी एक जनरल पोजीशन में डील करना पड़ेगा, एक इंटरमीडिएट पोजीशन पे डील करना पड़ेगा, समवेयर इन बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। एक्सटर्नल एजेंट का टारगेट क्या है, यहाँ से उठाना है मास को, यहाँ पे रखना है ना। तो इन दोनों, इस इनिशियल और इस फाइनल पोजीशन, इनके बीच में कोई हमने एक जनरल पोजीशन मान ली, कोई इंटरमीडिएट पोजीशन मान ली। तो मान ले ये एक्सटर्नल एजेंट इस यूनिट मास को इन्फिनिटी से धीरे ला रहा है ना, धीरे ला रहा है, ठीक है। एक जनरल पोजीशन में हम लोग यूनिट मास को साहब डील करेंगे। इस जनरल पोजीशन में मान ले इस यूनिट मास का इस गिवन मास से डिस्टेंस कुछ x है। एक एक टर्म बहुत अच्छे समझते चले। व्हाट इज x? इट्स डिस्टेंस ऑफ यूनिट मास फ्रॉम दिस गिवन मास। किसी जनरल पोजीशन में यूनिट मास का गिवन मास से डिस्टेंस क्या है वो हमने x मान लिया, ठीक है। तो बता इस जनरल पोजीशन में ये गिवन मास इस यूनिट मास पे कितना ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करेगा। न्यूटन्स लॉ घुमा दे, न्यूटन सर को याद करो ठीक है। तो न्यूटन सर आएंगे, ठीक है, बताएंगे। न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन क्या बोलता है? दो मासेस के बीच में लगने वाला ग्रेविटेशन फोर्स इतना है, ठीक है। ध्यान से देखें, क्या m1 की वैल्यू ये दिख रही है, समझ लो बाद में छापना। m2 की वैल्यू ये दिख रही है, क्या r की वैल्यू ये दिख रही है? आवाज़ नहीं आई, ये सुनो। इन दोनों मासेस के बीच में फोर्स निकाला ना, तो m1 की वैल्यू कैपिटल M चिपका दे, m2 की वैल्यू 1 चिपका दे, है ना। और r क्या होता है, दोनों मासेस के बीच का सेपरेशन। यहाँ पे सेपरेशन मैंने कितना पकड़ लिया, x। तो r की वैल्यू, ठीक है, देखो छाप रहा हूँ तो यहाँ पे बोलो भाई, क्लियर है? सारी वैल्यू चिपका दी। m1 की जगह कैपिटल M है, m2 की जगह 1 है और r की जगह चिपका दिया। तो इस जनरल पोजीशन में ये गिवन मास इस यूनिट मास पे इतना ग्रेविटेशन फोर्स लगाएगा। ये मैग्नीट्यूड है। कोई बताएगा इसका डायरेक्शन क्या होगा? आवाज नहीं आई। टूवर्ड्स द गिवन मास। भाई साहब, ये गिवन मास इस मास को अट्रैक्ट करेगा। दो पॉइंट मासेस हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, दे नेवर रिपल ईच अदर। तो ऑफ कोर्स ये मास इस यूनिट मास को अट्रैक्ट करेगा, है ना। तो ये मैग्नीट्यूड है, ये डायरेक्शन है, यू, है ना। कंप्लीट दिस डायग्राम को कंप्लीट कराता चला। बताया ना, थोड़ा सा लेंदी है ना, बस एक एक स्टेप पेशेंस से थोड़ा समझते चलें, बट इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट, है ना। फ्रीक्वेंटली आज डेरिवेशन है इन योर स्कूल एग्जाम्स कि साहब डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ, डिड्यूस द एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेविटेशन पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट मास, ठीक है, पूछता है, ठीक है। तो लिखें थोड़ा सा, है ना, इसके आफ्टर द स्टेप आगे लिखें। सिंस द यूनिट मास इज मूविंग वेरी स्लोली, दैट इज its each position behaves as equilibrium position and therefore force exerted by the external agent is equal in magnitude and opposite in direction as the gravitational force। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की जो सबसे पहली डेफिनेशन है, एक बार और रीडिंग मारें उसकी, ठीक है। तुम लोग अच्छे से ध्यान से अगर डेफिनेशन पढ़ रहे हो तो उस डेफिनेशन में यू विल फाइंड अ वर्ड वेरी स्लोली। मिला क्या? जो सबसे पहले बेसिक डेफिनेशन है उसमें, हाँ ध्यान से पढ़ें, उसमें एक, है ना, एक वर्ड मिलेगा वेरी स्लोली। तो वेरी स्लोली का मतलब क्या होता है? वेरी स्लोली का मतलब होता है धीरे धीरे। कैसा होता है? धीरे धीरे मतलब एक्सटर्नल एजेंट का जो टारगेट है वो सिर्फ इतना है कि साहब वो इन्फिनिटी पे जाएगा, यूनिट मास उठाएगा और यहाँ पे रख देगा। उठाया रखा, उठाया रखा, उठाया रखा, और कुछ नहीं करना है। और कुछ मतलब क्या कर सकता है एक्सटर्नल एजेंट? यूनिट मास को कोई वेलोसिटी इंपार्ट नहीं करना है, कोई मोमेंटम इंपार्ट नहीं करना है, कोई काइनेटिक एनर्जी इंपार्ट नहीं करना है, कोई, है ना, नेट फोर्स नहीं लगाना है, कोई एक्सेशन नहीं देना, उसको इम्पल्स नहीं देना है, सिर्फ उठाना है रखना है, उठाना है रखना है। मतलब इस यूनिट मास की, ठीक है, हर जो पोजीशन है वो काम करेगी एज इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। धीरे धीरे जा रहा है, धीरे धीरे धीरे, मतलब इस तरह जा रहा है, समझा ना, इस तरह से, है ना, बिल्कुल धीरे धीरे। तो मैं लग रहा नहीं जा रहा है, बट अस्तित्व में जा रहा है। इट इज मूविंग वेरी स्लोली। ये सेंस है बेसिकली वेरी स्लोली का। हर पोजीशन काम कर रही है इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है। उस पर कोई नेट फोर्स नहीं लगना चाहिए, उस पर कोई एक्सेशन नहीं आना चाहिए, कोई वेलोसिटी गेन नहीं होनी चाहिए, कोई काइनेटिक एनर्जी गेन नहीं होनी चाहिए, है ना। बिल्कुल धीरे धीरे लाना है। ईच पोजीशन बिहेव्स एज इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। आवाज नहीं आई, ये सुनो, समझ पा रहे हो? ये फंडा है। तो अगर तुम चाहते हो कि यूनिट मास की हर पोजीशन काम करे एज इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो क्या जितना ग्रेविटेशन फोर्स ये गिवन मास इस यूनिट मास पे इधर लगा रहा है, क्या उतना ही अमाउंट ऑफ फोर्स एक्सटर्नल एजेंट इस यूनिट मास पे बट
ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा। ये सुनो, Yes. जितना ग्रेविटेशनल फोर्स गिवन मास यूनिट मास पे इधर, एक्सटर्नल एजेंट उतना ही फोर्स इधर। अरे तभी तो नेट फोर्स जीरो होगा रे, फोर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑपोजिट डायरेक्शन। तभी तो यहां पे इस यूनिट मास पे लगने वाला नेट फोर्स जीरो, तभी तो यूनिट मास की हर पोजीशन काम करेगी एज इक्विलिब्रियम पोजीशन, एंड देन ओनली दिस यूनिट मास विल मूव वेरी स्लोली। तभी तो ये धीरे 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 इस तरह से जाएगा, समझ में आ रहा है ना, तभी तो ये वेरी स्लोली मूव कर पाएगा। तो क्या मैं बोल सकता हूं, इस जनरल पोजीशन में इस यूनिट मास पे जो एक्सटर्नल एजेंट फोर्स लगाएगा, ठीक है, वो ये रहा तुम्हारे सामने, ये सुनो, मतलब मैग्नीट्यूड उतना ही है जितना ये ग्रेविटेशन फोर्स है, जितना ये गिवन मास यूनिट मास पे ग्रेविटेशन फोर्स लगा रहा है, एक्सटर्नल एजेंट उतना ही अमाउंट ऑफ फोर्स इधर लगा रहा है। डेरिवेशन के एक एक स्टेप को बहुत अच्छे से समझते चलें आगे के कंसेप्ट तुम्हें तभी क्लियर होंगे, ठीक है, समझ आ रहा ना। मैग्नीट्यूड वही है, डायरेक्शन बस अपोजिट है, जितना गिवन मास यूनिट मास पे इधर ग्रेविटेशन फोर्स लगा रहा है, एक्सटर्नल एजेंट उतना ही फोर्स लेकिन इधर लगा रहा है। ग्रेविटेशन फोर्स कितना लग रहा है, तो एक्सटर्नल एजेंट भी कितना लगा रहा है फोर्स, मैग्नीट्यूड दोनों के बराबर है। ध्यान से देख, ये ग्रेविटेशन फोर्स है, ये फोर्स अप्लाइड बाय एक्सटर्नल एजेंट है, ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, इट्स नॉट वर्क डन बाय ग्रेविटेशन फोर्स। लेट मी मेक इट वेरी 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 क्लियर टू एवरीवन। पोटेंशियल किस फोर्स का वर्क डन है, इट्स नॉट वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटेशन फोर्स, इट इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। किसका वर्क डन है, एक्सटर्नल एजेंट का। तो कौन सा फोर्स काउंट करना पड़ेगा, फोर्स अप्लाइड बाय एक्सटर्नल एजेंट। बात समझ में आ रही ना। पोटेंशियल इज डिफाइंड एज वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। आई रिपीट, पोटेंशियल क्या है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाय ग्रेविटेशन फोर्स नहीं है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट है। इसलिए तुम्हें फोर्स अप्लाइड बाय एक्सटर्नल एजेंट देखना पड़ेगा, ठीक है। तो फोर्स अप्लाइड बाय एक्सटर्नल एजेंट का मैग्नीट्यूड ये रहा, डायरेक्शन ये रहा, डायग्राम में भी शो कराते चल, आगे लिखें। कंसीडर a small displacement dx of the unit mass, then work done by external agent during this displacement is। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखें, क्या ये जो फोर्स अप्लाइड बाय एक्सटर्नल एजेंट है, ये तुम्हें बेसिकली एक वेरिएबल फोर्स दिख रहा है। दो तरह के फोर्सेस होते हैं, एक होता है कांस्टेंट फोर्स, दूसरा होता है वेरिएबल फोर्स। अगर फोर्स कांस्टेंट होता है तो वर्क डन हम लोग डायरेक्टली निकाल लेते हैं, वो हम लोग पढ़ लेंगे रे, है ना, आज के शाम के लेक्चर में स्टार्ट हो रहा है WPE, है ना, अभी समझ लें उसका यूज़ है। अगर तो फोर्स कांस्टेंट होता है तो वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स डायरेक्टली हम लोग निकाल लेते हैं, FD कांस्टेंट है खड़ाक। बट अगर फोर्स वेरिएबल होता है तो हमें वर्क डन निकालने के लिए इंडिकेट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, इंडिकेट करना पड़ता है। ध्यान से देख, क्या ये फोर्स अप्लाइड बाय एक्सटर्नल एजेंट कांस्टेंट दिख रहा है, वेरिएबल दिख रहा है, आवाज़ नहीं है देखना बंद हो गया भाई साहब देखना बंद हो गया नहीं ठीक है, इधर देख। हाँ भाई, एक बार बता, एक्स क्या है, जी, ठीक है भाई, जी कांस्टेंट है, कैपिटल एम कांस्टेंट है, लेकिन एक्स क्या, व्हाट इज एक्स, एक्स इज डिस्टेंस ऑफ यूनिट मास फ्रॉम गिवन मास। भाई सोच, यूनिट मास जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, क्या एक्स की वैल्यू चेंज हो रही है, चेंज छोड़ घट रही है, ये सुनो, जैसे जैसे यूनिट मास इन्फिनिटी से गिवन मास की तरफ अप्रोच कर रहा है, क्या एक्स की वैल्यू धीरे धीरे घटते हुए दिख रही है। एक्स इज डिस्टेंस ऑफ यूनिट मास फ्रॉम गिवन मास, जैसे जैसे इधर बढ़ाएगा वैसे वैसे एक्स की वैल्यू घटेगी, एक्स चेंज होगा, फोर्स चेंज होगा। तो असलियत में ये जो फोर्स है वेरिएबल फोर्स है, और वेरिएबल फोर्स का वर्क डन निकालने के लिए हम लोग इंटीग्रेशन का यूज़ करेंगे। डिटेल में पढ़ लेंगे, टेंशन मत ले उसको, WPE में पढ़ लेंगे, अभी इसका यूज़ है तो समझ लें बस, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या किया इस यूनिट मास का एक छोटा सा स्मॉल इंटरवल में एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx पकड़ लिया। क्या बोला, एक छोटे से इंटरवल में छोटा सा डिस्प्लेसमेंट ले लिया dx का, ठीक है, छोटे से टाइम में छोटू सा डिस्प्लेसमेंट dx मान लिया। तो बता, ये जो एक्सटर्नल एजेंट है इस छोटे से इंटरवल में कितना अमाउंट ऑफ छोटा सा वर्क डन करेगा ऑन दिस यूनिट मास। तो वर्क डन का बेसिक फॉर्मूला सबको पता ही है, वर्क डन का बेसिक फॉर्मूला सबको पता है, ठीक है। वैल्यू छाप रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान दें। आवाज नहीं आई क्या, ये वैल्यू समझ में आ रही है। देख, वर्क डन है FD cos थीटा, और हमेशा ध्यान रखें वर्क डन तुम्हें किसका निकालना है, पोटेंशियल किसका वर्क डन है, एक्सटर्नल एजेंट का, ग्रेविटेशन फोर्स का नहीं है ना। तो यहाँ पे फोर्स का मतलब कौन सा फोर्स है, किस फोर्स का वर्क डन देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो फोर्स मतलब फोर्स अप्लाइड बाय एक्सटर्नल एजेंट। और ध्यान से देखें, क्या यूनिट मास का डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा dx दिख रहा है, तो d की जगह मैंने यहाँ पे ds चिपका दिया है। थीटा होता है एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ध्यान से देख, क्या थीटा तुम्हें 180 दिख रहा है, एक्सटर्नल एजेंट फोर्स लगा रहा है इधर देख, और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है खटैक, ये सुनो, क्या थीटा दिख रहा है 180, ये सुनो।
Yes, sir. एजेंट फोर्स लगा रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर है ना, तो थीटा नहीं दिख रहा है 180, तो थीटा की जगह यहाँ पे 180 चिपका दिया। कॉस 180 बोलो कितना, कॉस 180 सब सो गए कॉस 180 इधर देख, जिनको जिनको नहीं पता है ऐसे निकाल लें। 180 को लिख सकते हैं क्या, 180 माइनस 0, यूज द फॉर्मूला ऑफ कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा विच इज माइनस कॉस थीटा। साइन 180 माइनस थीटा इज प्लस साइन थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा, तो कॉस 180 माइनस 0 हो जाएगा माइनस कॉस 0, कॉस 0 1, कितना आ गया। ठीक है, वैसे बेहतर है कि आप 0 से 180 तक जितने भी स्टैंडर्ड है ना एंगल्स हैं उनके जो भी रेशियोज हैं, साइन है कॉस है टेन है, उनको अपने को भाई याद रखना होता है। अब मैं एफ एजेंट की वैल्यू चिपका रहा हूँ। ठीक है, तो कॉस 180 माइनस 1 हो जाएगा, तो डी डब्ल्यू हो जाएगा माइनस एफ एजेंट का मतलब जी एम बाई एक्स स्क्वायर और डी एक्स। एफ एजेंट की वैल्यू चिपका दी जी एम बाई एक्स स्क्वायर, छापते चला आगे लिखें। बस एक छोटा सा कंसेप्ट और आया। ठीक है, एक छोटा सा कंसेप्ट इसमें और इन्वॉल्व हुआ। लिखे डी एक्स इज डिफाइंड एज, राइट डाउन, डी एक्स इज डिफाइंड एज, पता है ना थोड़ा सा लेंदी है ना, तुम लोग थोड़ा सा पेशेंस से समझना। डी एक्स इज डिफाइंड एज चेंज इन द वैल्यू ऑफ एक्स since x is measured from the given mass, not from infinity, since x is measured from the given mass and as the unit mass is approaching, the value of x is decreasing continuously, due to which dx is negative and hence replacing dx by minus dx। तो यहाँ पे एक छोटा सा साइन कन्वेंशन आया। ठीक है, क्या साइन कन्वेंशन है, ठीक है, तो सब लोग थोड़ा सा ध्यान दें। छोटा सा कंसेप्ट है, घबराने का नहीं, पेशेंस से बस उसको डील करने का। जब हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़े थे तो डिफरेंशिएशन में छोटे छोटे टर्म्स हम लोग पढ़े थे, डी एक्स और डी वाई। डू यू रिमेंबर, डी वाई डी एक्स व्हाट इज डी एक्स, व्हाट इज डी वाई। डी एक्स मतलब स्मॉल चेंज इन एक्स, डी वाई मतलब करस्पॉन्डिंग चेंज इन वाई, तो वही वाला है। डी एक्स क्या है, चेंज इन एक्स। चेंज हमेशा ध्यान रखें, इट इज ऑलवेज डिफाइंड एज फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। चेंज इन एक्स क्या होगा, एक्स की फाइनल वैल्यू माइनस एक्स की इनिशियल वैल्यू। क्लियर है। अब थोड़ा ध्यान से देखें, जो आपने एक्स मेजर किया है वो कहाँ से मेजर किया है। इट इज मेजर्ड फ्रॉम गिवन मास, इट इज नॉट मेजर्ड फ्रॉम इन्फिनिटी। कहाँ से रीड किया है, गिवन मास से रीड किया है। सोच के देख, यूनिट मास जैसे जैसे गिवन मास को अप्रोच कर रहा है, क्या एक्स की वैल्यू आपको घटते हुए दिख रही है, ये सुनो, एक्स इज डिक्रीजिंग, क्योंकि एक्स आपने यहाँ से रीड किया है। इनिशियली एक्स की वैल्यू इन्फिनिटी थी, फाइनली एक्स की वैल्यू ये आर रह गई। ठीक है, तो इट इज कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग राइट फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर, कंटिन्यूसली घट रही है। अब सोच, एक्स अगर घट रहा है तो क्या पक्की बात है एक्स की फाइनल वैल्यू विल बी लेस देन एक्स की इनिशियल वैल्यू। क्या एक्स फाइनल लेस देन एक्स इनिशियल, ये सुनो। अरे फाइनल वैल्यू डेफिनेटली इनिशियल वैल्यू से छोटी होगी, क्योंकि उल्टा भाग रहा है ना, एक्स घट रहा है। ये देखो, एक्स पहले ज़्यादा था, फिर कम हुआ, फिर और कम हुआ, फाइनली घट रहा है ना, ये देखो फाइनली घटते हुआ जा रहा है। तो अगर एक्स की फाइनल वैल्यू इनिशियल वैल्यू से छोटी है तो क्या लोअर माइनस हायर वैल्यू डी एक्स नेगेटिव हो जाएगा, ये सुनो। यहाँ पे डी एक्स है क्या, एक्स की फाइनल माइनस एक्स इनिशियल वैल्यू। जैसे जैसे यूनिट मास आगे बढ़ रहा है, एक्स घट रहा है, मतलब एक्स की फाइनल वैल्यू इनिशियल से छोटी है, तो लोअर माइनस हायर डी एक्स क्या होगा, नेगेटिव। ये फंडा है। तो हमें इस एक्सप्रेशन में ये जो डी एक्स दिख रहा है, इसको अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन माइनस डी एक्स से रिप्लेस करना पड़ेगा। देख, साइन कन्वेंशन की यहाँ पे जरूरत हमें इसलिए पड़ गई क्योंकि हमने एक्स उल्टा रीड कर लिया है। हमने जो एक्स मेजर किया है वो यहाँ से मेजर ना करके यहाँ से मेजर कर लिया है। ध्यान से सोचें, थोड़ा सा पेशेंस सोचें। अगर मान ले मैं एक्स यहाँ से मेजर ना करके यहाँ से रीड करता तो क्या डी एक्स वुड बी पॉजिटिव, और इन दैट सिचुएशन हमें कोई भी साइन कन्वेंशन की जरूरत नहीं पड़ती। ये ध्यान सुनना। जैसे मान ले एक्स अगर मेजर करता है यहाँ से, तो सोच के देख, क्या जैसे जैसे यूनिट मास आगे बढ़ता एक्स की वैल्यू बढ़ती, आवाज नहीं आई। डी एक्स है एक्स की फाइनल माइनस एक्स की इनिशियल वैल्यू, यहाँ से एक्स रीड कर रहा है, तो जैसे जैसे यूनिट मास आगे बढ़ रहा है एक्स की वैल्यू बढ़ती जाती, तो क्या एक्स की फाइनल वैल्यू इनिशियल वैल्यू से ज़्यादा होती, ये सुना, बढ़ रहा है ना, ये देख एक्स की वैल्यू बढ़ता जा रहा है। तो फाइनल वैल्यू इनिशियल से ज़्यादा है, मतलब हायर माइनस लोअर वैल्यू डेफिनेटली पॉजिटिव ही आता।
तो इस सिचुएशन में हमें साइन कन्वेंशन की जरूरत नहीं पड़ती, बट ये हमने लिया नहीं है, हमने एक्स उल्टा ले लिया है यहां से, इसलिए हमें यहां पे साइन कन्वेंशन की जरूरत पड़ी। इज इट क्लियर? पहले इतना छापें। तो अब करना क्या है अपने को, ये जो dx दिख रहा है ना, जस्ट रिप्लेस dx बाय माइनस dx। इस एक्सप्रेशन में dx को माइनस dx से रिप्लेस करा दें, ठीक है। तो dx यहाँ कुछ नहीं करना है, सिर्फ जहां dx दिख रहा है माइनस dx, ठीक है। जहां पे dx दिख रहा है धीरे से चुपके से, किसी को पता ना चले, ठीक है, टॉप सीक्रेट है, ठीक है। तो dx ये चुपके से बस माइनस dx से रिप्लेस कर दिया। तो क्या ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा? तो क्या dw तुम्हारा इस फॉर्म में रिड्यूस हो गया, gm, ठीक है भाई, ये सुनो, gm dx अपॉन एक्स स्क्वायर। पहले इतना छापे, आगे लिखें। टोटल वर्क डन इन द होल प्रोसेस इज गिवन बाय। तो भाई साहब ऐसा है कि ये तो हमने निकाला है इस छोटे से इंटरवल में छोटा सा वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। इस पूरी की पूरी प्रोसेस में टोटल वर्क डन निकालने के लिए इसी को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। समझ पा रहे हो? ये क्या है, छोटे से इंटरवल में ये पूरी प्रोसेस का टोटल वर्क डन थोड़ी हुआ, ये तो बस इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट में छोटा सा वर्क डन हुआ बाय एक्सटर्नल एजेंट। बाकी यहां से यहां तक की पूरी प्रोसेस में टोटल वर्क डन निकालने के लिए ऐसे छोटे छोटे वर्क डन्स को ऐड करना पड़ेगा। एंड दिस एडिशन और समेशन इट इज डिनोटेड बाय इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का असली मतलब क्या होता है, किसी भी सेम फिजिकल क्वांटिटी की इनफिनाइट वैल्यूज को ऐड करने का जो टूल है इट इज बेसिकली इंटीग्रेशन। तो ऐसे हर छोटे छोटे जो इंटरवल में छोटे छोटे जो वर्क डन है उन सबको आपको ऐड करना पड़ेगा। एंड दिस एडिशन और समेशन इट इज डिनोटेड बाय इंटीग्रेशन। इसलिए टोटल वर्क डन निकालने के लिए वी नीड टू इंटीग्रेट इट। जीएम कांस्टेंट बाहर निकाल लें, कांस्टेंट टर्म्स को हम लोग इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन के बाहर लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे x पे लिमिट्स लगेंगी, x विल वरी, कहाँ से कहाँ तक, कोई बताएगा? x जो है कहाँ से कहाँ तक वरी करेगा। देखो x हमने लिया क्या है, मतलब कहाँ से मेजर किया है। x इज मेजर्ड फ्रॉम दिस गिवन मास, गिवन मास से यूनिट मास का डिस्टेंस है। तो क्या ध्यान से सोच, x की इनिशियल वैल्यू इन्फिनिटी थी, लोअर लिमिट, क्या फाइनली यूनिट मास यहाँ पे आ गया है, तो क्या फाइनली x की जो वैल्यू दिख रही है r दिख रही है, अपर लिमिट। ये सुनो, हमें यूनिट मास को यहाँ से यहाँ तक लाने में वर्क डन निकालना है। तो x विल वेरी, है ना, x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, x की इनिशियल वैल्यू क्या इन्फिनिटी, ये लोअर लिमिट है, और फाइनली कहाँ तक आ रहा है वो x बराबर r तक। तो इन्फिनिटी से r तक वो वेरी करेगा, और बड़ा सिंपल सा है ना इंटीग्रेशन है। क्या इंटीग्रेशन को तुम लोग सॉल्व कर पाओगे? x को ऊपर ले गया, ठीक है, x की पावर n का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या पड़ता है, बोल, आवाज नहीं आई। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n, बोलो भाई। x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, तो उसी को मारा हूँ, n प्लस वन, है ना। तो बोलो भाई, ये सुनो, x की पावर n का क्या पड़ता है, n प्लस वन, तो x पावर माइनस टू का माइनस टू प्लस वन, सिंपल कैलकुलेशन है, ठीक है। कंसेप्ट सारे खत्म हो गए हैं, सिंपल कैलकुलेशन बस आने वाला है, ठीक है, चल दिया है, देखने लगा है रास्ते में, बस पहुंचने वाला है। अरे समझो बस हो ही गया, ठीक है। क्या किया, माइनस टू प्लस वन मतलब माइनस वन अपॉन माइनस वन, ठीक है, माइनस बाहर निकाल ले। क्या इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं, समझ ले, बाद में छापें, समझ बोलो रे, क्या किया समझ में, ये माइनस बाहर आ गया, और x पावर माइनस वन मतलब कितना हो जाएगा, वन बाई एक्स। या सुनो, लिमिट घुमाना आता है उन लोगों को, लिमिट घुमाना बोलो आता है कि नहीं। x ये r, दूसरी बार x की ये इन्फिनिटी, अपर लिमिट माइनस, तो अपर लिमिट रखेगा ये फंक्शन आएगा, लोअर लिमिट रखेगा एंड अपर माइनस लोअर लिमिट, वन बाई इन्फिनिटी कितना हो जाएगा, 0। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, आवाज नहीं आई। क्या वर्क डन हमने निकाल लिया है, और क्या जो वर्क डन निकाला है वही हो जाएगा पोटेंशियल बाय द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल, आवाज नहीं आई। पोटेंशियल है क्या, पोटेंशियल ड्यू टू दिस गिवन मास एट दिस पॉइंट इट इज सेम एज वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग यूनिट मास वेरी स्लोली फ्रॉम इन्फिनिटी टू गिवन पॉइंट। एक्सटर्नल एजेंट यूनिट मास को यहां से यहां तक लाने में ये जो वर्क डन कर रहा है क्या यही हो जाएगा,
इस गिवन मास से r डिस्टेंस पे इस p पॉइंट पे पोटेंशियल। इसके बाद लिखें, पहले इतना छापो पहले इतना छापो। तो सिंस हम लोग पढ़ चुके हैं पोटेंशियल इज डिफाइंड एज वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग यूनिट मास वेरी स्लोली फ्रॉम इन्फिनिटी टू द गिवन पॉइंट। तो जो भी आप वर्क डन निकाल रहे हैं दैट इज वैल्यू ऑफ पोटेंशियल, ठीक है। तो ये छोटा सा डेरिवेशन है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू मास m एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम इट। क्लियर है? सब लोग थ्योरी वाली जो फाइल है उसको ओपन करें। इसमें कई बार एक छोटा सा सवाल पूछ सकता है, हो सकता है तुम्हारे स्कूल एग्जाम्स में पूछ ले, ठीक है, कि इन द एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल व्हाट डज दिस नेगेटिव साइन इंडिकेट। ये जो नेगेटिव साइन है इन द एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल ये क्या सिग्निफाई कर रहा है, ठीक है। तो वही उसमें लिखा हुआ है। सब लोग नोट पहुँचे, सब लोग मॉड्यूल में मतलब PDF फाइल में नोट में देखें क्या पॉइंट, मतलब वही पोटेंशियल उस नेगेटिव, जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आपको नेगेटिव दिख रहा है, ये नेगेटिव साइन का क्या सिग्निफिकेंस है ना। तो देखो पोटेंशियल के एक्सप्रेशन में ये जो नेगेटिव साइन है ये क्या सिग्निफाई कर रहा है, ये सिर्फ ये सिग्निफाई कर रहा है कि पोटेंशियल का जो एक्सप्रेशन है उसमें जो नेगेटिव साइन है वो सिर्फ ये सिग्निफाई कर रहा है क्या, कि फोर्स अप्लाइड बाय एक्सटर्नल एजेंट एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ यूनिट मास दे आर एग्जैक्टली इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। समझ में आ रहा है ना? फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दे आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ये रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ का नेगेटिव साइन। क्योंकि पोटेंशियल का मतलब क्या है भाई, बोलो पोटेंशियल का मतलब क्या है, पोटेंशियल को आप डिफाइन कैसे करते हैं, बोलो भाई। पोटेंशियल इज नथिंग बट वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग यूनिट मास वेरी स्लोली फ्रॉम इन्फिनिटी टू द गिवन पॉइंट। समझा ना? और फंडा ये है कि एक्सटर्नल एजेंट जिधर फोर्स लगा रहा है, पार्टिकल का जिधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, उनके बीच का थीटा 180 है, जिसकी वजह से वर्क डन नेगेटिव है। वर्क डन नेगेटिव होने की वजह से पोटेंशियल नेगेटिव है। जैसे मान ले यूनिट मास को एक जनरल पोजीशन में डील कर ले, इधर देख। तो इस जनरल पोजीशन में इस यूनिट मास पे दो फोर्स काम कर रहे हैं। एक तो ये गिवन मास यूनिट मास पे ग्रेविटेशन फोर्स लगा रहा है, कोई शक कर चुके हम लोग। ये गिवन मास यूनिट मास को अट्रैक्ट कर रहा है, ग्रेविटेशन फोर्स लगा रहा है। जितना ग्रेविटेशन फोर्स गिवन मास यूनिट मास पे लगाएगा क्या उतना ही अमाउंट ऑफ फोर्स एक्सटर्नल एजेंट लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा देगा, तभी तो यूनिट मास पे लगने वाला नेट फोर्स 0 हो पाएगा। नहीं, तभी तो यूनिट मास की हर पोजीशन काम कर पाएगी एज इक्विलिब्रियम पोजीशन, एंड देन ओनली दिस यूनिट मास विल मूव वेरी स्लोली। धीरे धीरे जाना है, धीरे 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 इस तरह से जाना है, ठीक है, स्लोली जाना है, ग्रेजुअली जाना है, ठीक है। तो अब जब पक्की बात हो गई कि साहब एक्सटर्नल एजेंट यूनिट मास पे इधर फोर्स लगा रहा है, लेकिन ध्यान से देख इस यूनिट मास का डिस्प्लेसमेंट किधर है, अपोजिट डायरेक्शन। देखिए ये देख, हमेशा ध्यान रखें पोटेंशियल है वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। आई रिपीट, इट्स नॉट वर्क डन बाय ग्रेविटेशन फोर्स, इट इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। अब एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन तुम कैसे निकालोगे, FD cos थीटा। फोर्स वर्क डन क्या होता है, F इंटू डी इंटू cos थीटा। तो फोर्स किसका, जिसका वर्क डन, किसका वर्क डन, एजेंट का। तो किसका फोर्स, एजेंट का, ग्रेविटेशन फोर्स नहीं, फोर्स एक्सर्टेड बाय द एक्सटर्नल एजेंट इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस ऑफ थीटा। थीटा क्या तुम्हें 180 दिख रहा है, सुनो ये फंडा है। एजेंट अपना फोर्स इधर लगा रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, थीटा कितना दिख रहा है, इट इज 180 डिग्री। दोनों अपोजिट डायरेक्शन के हो गए ना, थीटा 180 है, कॉस 180 निगेटिव हो जाता है, इसलिए यहाँ पे वर्क डन नेगेटिव है। और सिंस वर्क डन नेगेटिव है इसलिए पोटेंशियल नेगेटिव है, असलियत में ये लॉजिक है, राइट। तो अगर तुम्हारे स्कूल एग्जाम्स में लिखने को आता है कि व्हाट डज दिस नेगेटिव साइन इन द एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेविटेशन पोटेंशियल इंडिकेट, क्या लिखेगा, नेगेटिव साइन सिर्फ और सिर्फ इंडिकेट कर रहा है, सिग्निफाई कर रहा है कि फोर्स अप्लाइड बाय एक्सटर्नल एजेंट एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ यूनिट मास दे आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, इसलिए वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट नेगेटिव है, और सिंस वर्क डन नेगेटिव है इसलिए ग्रेविटेशन पोटेंशियल नेगेटिव है। सब लोग हेडिंग बनाए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ मासेस। जैसे हम लोग अभी भी ये जो एक्सप्रेशन पढ़े हैं कि जब m मास से r डिस्टेंस पोटेंशियल होता है, तो ये एक सिंगल मास
की वजह से पढ़े हैं। मान ले सिस्टम में मल्टीपल मासेस हैं, 2 मास हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, 50 हैं, देन हाउ टू फाइंड आउट रिजल्टेंट पोटेंशियल। ठीक है, तो देख बड़ा सिंपल सा अप्रोच है। हाउ टू फाइंड आउट टोटल पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ मासेस एट एनी गिवन पॉइंट। ठीक है, जैसे मान ले ये अपना एक सिस्टम ऑफ मासेस, क्या है साहब, दिस इज सिस्टम ऑफ मासेस। ये सब कोई भी गिवन पॉइंट है, एनी गिवन पॉइंट पी। ठीक है भाई, और अपना टारगेट ये है, वी हैव टू फाइंड आउट टोटल पोटेंशियल ड्यू टू द सिस्टम ऑफ मासेस एट दिस पॉइंट पी। अप्रोच बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, क्रिस्टल क्लियर है। ठीक है, क्लैरिटी है क्या। हर एक इंडिविजुअल मास की वजह से उस पॉइंट पे इंडिविजुअल पोटेंशियल निकालते हैं। क्या करेंगे, हर एक इंडिविजुअल मास की वजह से उस गिवन पॉइंट पे इंडिविजुअल पोटेंशियल निकालेंगे और उन सारे के सारे पोटेंशियल्स को ऐड कर देंगे, स्केलर सम करेंगे, एल्जेब्रिक एडिशन करेंगे। एज पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। तो वो इंडिविजुअल पोटेंशियल्स का जो स्केलर सम होगा, जो एल्जेब्रिक एडिशन होगा, वो रिप्रेजेंट करेगा टोटल पोटेंशियल, नेट पोटेंशियल ड्यू टू दिस सिस्टम ऑफ मासेस एट दिस पॉइंट। जैसे मान ले m1 से उस पॉइंट का डिस्टेंस कुछ r1 है, r2 है। ठीक है ना, कुछ पकड़ लेते हैं। तो हर एक मास की वजह से उस पॉइंट पे इंडिविजुअल पोटेंशियल निकाल और सबको उठा के ऐड कर दे, स्केलर सम, एल्जेब्रिक एडिशन, एज पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट करेगा पूरे के पूरे सिस्टम की वजह से उस पॉइंट पे नेट पोटेंशियल को। पता m1 से r1 डिस्टेंस पोटेंशियल कितना लिखेगा, आवाज नहीं आई, ये सुनो, फॉर्मूला वही है, माइनस m/r। तो मास हो गया इसका m1 और r क्या होता है, मास से उस पॉइंट का डिस्टेंस, यहाँ पे अपने को पोटेंशियल निकालना है, तो उस मास से उस पॉइंट का डिस्टेंस कितना हो जाएगा r1। ठीक है, ऐसे ही पता m2 से r2 डिस्टेंस पोटेंशियल कितना लिखेगा, आना तो बोलो भाई, ये सुनो, मास कितना m2 और मास से पॉइंट का डिस्टेंस कितना r2। ऐसे ही m3 से r3 डिस्टेंस पोटेंशियल कितना लिखेंगे, तो है ना, मास कितना m3 और मास से पॉइंट का डिस्टेंस कितना r3, निकाल लिया। ठीक है ना, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ टोटल पोटेंशियल ड्यू टू दिस सिस्टम ऑफ मासेस एट दिस पॉइंट पी। क्लियर छापना। सो अब हम लोग मूव करने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। सब लोग वर्कशीट पहुंचे, यस। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, उसके बाद फिर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी पाएंगे। बना, चल कुछ बच्चों का तो बन रहा है। आ जाओ। तो बड़ा आसान सवाल है कि साहब एक स्क्वायर दे रखा है, स्क्वायर के 4 कोपचे में, कोपचे मतलब 4 जो कॉर्नर्स हैं, वहाँ पे 4 पार्टिकल चिपका दिए उसने। ठीक है, m2 m3 m4 m, स्क्वायर का मान लो साइड वाइड इसमें l दे रखा है। क्या पूछता है, रिजल्टेंट पोटेंशियल एट द सेंटर। अप्रोच वही है, हाँ वेरी गुड, अप्रोच वही है, हर एक मास की वजह से सेंटर पे पोटेंशियल निकालो, सबको उठा के ऐड कर दे, स्केलर सम, एल्जेब्रिक एडिशन। ठीक है, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तुम लोग ये बताओ, ये सब स्क्वायर का डायगोनल कितना होगा, यहाँ कहीं सेंटर है ना, तो स्क्वायर का डायगोनल कैसे निकाला जाए, इस रेड एंगल ट्रायंगल में बादल चिपका दे, अंडर रूट ऑफ होल स्क्वायर। ठीक है साहब, ये रेड एंगल ट्रायंगल में बादल घुमा दे, तो डायगोनल निकल आएगा, रूट ऑफ एल स्क्वायर एंड एल स्क्वायर, रूट ऑफ ट्वाइस एल स्क्वायर एल रूट 2। अब ध्यान से सोच, क्या हर एक पार्टिकल का स्क्वायर के सेंटर से डिस्टेंस बराबर देख रहा है, और वो डिस्टेंस होगा इस डायगोनल का हाफ। ये सुनो, जितना इस मास से सेंटर का डिस्टेंस उतना ही इस मास का सेंटर से डिस्टेंस, उतना ही इस मास से सेंटर का डिस्टेंस, उतना ही हर एक का, और वो डिस्टेंस क्या तुम्हें देख रहा है, पूरा डायगोनल का आधा है ना, तो बोलो रे क्या ये जो डिस्टेंस देख रहा है, डिस्टेंस ऑफ ईच मास फ्रॉम सेंटर, इट इज हाफ ऑफ डायगोनल। डायगोनल कितना है बोल, हो जाएगा भाई। अब हर एक मास की वजह से निकाल लो, सबको उठा के ऐड कर दो, है ना, तो देखो लिख रहा हूँ, सबको उठा के और ऐड करा दे, फॉर्मूला वही घुमा दिया, माइनस ऑफ g/r, इसकी वजह से कितना हो जाएगा, माइनस g/r। अब ये 2m आ जाएगा, r तो सबका देखो है ना, सेम दिख रहा है, मास बस डिफरेंट है, तो इसकी वजह से हो जाएगा माइनस g 2m/r, इसकी वजह से माइनस g 3m/r, इसकी वजह से माइनस g 4m/r, तो सबका बराबर है। बोल व्हाट इज कॉमन देयर, क्या कॉमन अपने को दिख रहा है, बोल माइनस ऑफ g/r कॉमन निकाल ले, क्या देख रहा है, आवाज़ नहीं आई, माइनस g/r, तो यहाँ से 1, यहाँ से 2, यहाँ से 3, यहाँ से 4, 1 + 2 + 3 + 4 कितना हो जाएगा। अब जो r निकाला उसकी वैल्यू चिपका दे, व्हाट इज r, l/√2 कितना भाई,
तो फाइनली ये दस योर आंसर कितना? बोलो भाई, क्या ख्याल है? सवाल नंबर सेकंड में इस बार इक्विलॉइड ट्रायंगल है। इक्विलॉइड ट्रायंगल के तीन वर्टेक्स पे, तीन कॉर्नर्स पे तीन पार्टिकल उसने चिपका दिए हैं। तीनों आइडेंटिकल पार्टिकल्स हैं, ईच ऑफ मास एम। ट्रायंगल का साइड मतलब अपने को एल दे रखा है उसने। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पूछ रहा है कहाँ पे? एट द सेंट्रॉइड ऑफ दिस ट्रायंगल। सेंट्रॉइड समझते हो? आवाज नहीं आई। सेंट्रॉइड समझते हो? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इट्स मीडियंस। क्या बोला? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इट्स मीडियंस, है ना। ये जो मीडियंस हैं, ये जो मीडियन देख रहे हैं ना, ये इन मीडियंस का ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको दिख रहा है, इसी को बोलता है सेंट्रॉइड। तो अप्रोच वही है, हर एक की वैसे निकाल, सबको उठा के ऐड कर दे, ठीक है। तो पहले थोड़ी सी है ना मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर लेते हैं। ध्यान से देखें, क्या जितना इस मास का सेंट्रॉइड से डिस्टेंस देख रहा है उतना ही इस मास से, है ना, उतना ही इस मास से सेंट्रॉइड डिस्टेंस। सिमेट्री है ना, इक्विलॉइड ट्रायंगल है, ठीक है। सिमेट्री का फायदा उठा रहे हैं, गलत फायदा नहीं उठा रहे हैं, ठीक है। जितना डिस्टेंस ये दिख रहा है उतना डिस्टेंस ये दिख रहा है, ठीक है। अब ये डिस्टेंस निकालने कैसे, राइट। तो बड़ी इंटरेस्टिंग कैलकुलेशन है, थोड़ा सा सब लोग है ना ध्यान देना। देखो क्या होता है, अलग से देख लेता है, नहीं उस डायग्राम में काफ़ी मचमच हो गई, नहीं। इक्विलैटरल ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी रहती है, मैं मान लेता हूँ जो मीडियन है वो डी है। लेट्स से मीडियन का जो लेंथ है वो मान ले डी है। इक्विलैटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है क्या? इक्विलैटरल ट्रायंगल का ये जो मीडियन होता है यही बेस पे परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो मीडियन है, बाइसेक्ट करेगा, बोले तो L/2 L/2 हो जाएगा। पाइथागोरस चिपका दे, मीडियन निकल आएगा। ये सुनो, ये कितना है L, ये कितना है, बाइसेक्ट कर रहा है ना। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होता है, परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्ट भी कर रहा है इसको, ठीक है। इक्विलैटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है। तो ये पता है, ये पता है, डी निकाल सकते हो, पाइथागोरस चिपका दे। तो डी निकालने के लिए क्लियर भाई, तो ये साइड हो जाएगा रूट ऑफ द स्क्वायर माइनस द स्क्वायर, एल स्क्वायर माइनस L/2 का स्क्वायर, एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बाई 4 अंडर रूट ऑफ 3L स्क्वायर बाई 4। तो यहाँ से अब डी आ गया अपना कितना, L√3/2। अब एक और प्रॉपर्टी आई सेंट्रॉइड की। सेंट्रॉइड तुम लोग पढ़े होगे अपना, है ना, 9th और 10th स्टैंडर्ड में पढ़े होगे कि सेंट्रॉइड डिवाइड्स द मीडियन इन द रेशियो 2:1। आवाज नहीं आई है, सुनो। सेंट्रॉइड जो है मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। Yes, sir. ये जो सेंट्रॉइड है इस मीडियन को साहब ये 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है, ठीक है। ये जो सेंट्रॉइड है इस मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। मतलब क्या, ये लेंथ हो जाएगा इस मीडियन का 2/3 और ये जो लेंथ हो जाएगा इस मीडियन का 1/3, तभी तो रेशियो आएगा 2:1। ये सुनो, Yes, sir. द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक हियर इज, ये जो आर अपने को निकालना है, क्या आर होगा 2/3 ऑफ इंटायर मीडियन। मतलब ये जो लेंथ दिख रही है आपको, है ना, 2D/3, और ये जो आपको लेंथ दिख रही है दिस इज, ये सुनो, तभी तो रेशियो आएगा इसका और इसका कितना, 2:1 ऐसा है, ठीक है। ये समझ में आ गया, क्लियर है। जैसे मान ले रेशियो वगैरह पता है, ठीक है, तो साइड निकालना ये सब तुम लोग पढ़े हो गए, नहीं। जैसे मान ले यहाँ से यहाँ तक का आर है, ये भाई साहब पूरी पार्टी अपने को डी गिवन है, और मान ले इतना डिस्टेंस अपने को निकालना है, और ये हमें पता है रेशियो भाई 2:1 है। तो ऐसे ही सब निकालते हैं रे, आर हो जाएगा क्या कि कितना रेशियो है 2 इंटू कितना, है ना, टोटल लेंथ है डी, और डिवाइड बाई सम ऑफ दोज रेशियोज, मतलब 2 + 1। ये बेसिक तुम लोग पढ़ोगे अपने 7th और, है ना, 6th 7th 8th स्टैंडर्ड में, रेशियो कैसे कैसे निकालते हैं, फ्रैक्शन कैसे कैसे निकालते हैं। ये सुनो, जैसे ये पार्टी निकालनी है तो इसका रेशियो कितना है 2, तो 2 और मल्टीप्लाइड बाई टोटल डिस्टेंस कितना है डी है, एंड डिवाइड बाई सम ऑफ ऑल द रेशियोज, 2 + 1 मतलब 3 हो जाएगा। वैसे इसको याद रखना है, ठीक है। क्या याद रखोगे कि साहब अगर पूरा का पूरा मीडियन डी है तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इट इज 2/3 ऑफ इंटायर मीडियन, और ये साहब डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1/3 ऑफ इंटायर मीडियन। ये याद रखना है ना, फ्रीक्वेंटली यूज, कई बार यूज होगा फिजिक्स में, ठीक है। तो डी पता है हमें, है ना, तो यहाँ से आर निकल आएगा साहब कितना, 2/3 ऑफ, बोलो डी कितना, L√3/2। तो कितना आएगा बोलो, √3 निपटा दे, क्या आर की फाइनली वैल्यू आ गई L/√3। अब हर एक मास की वजह से पोटेंशियल निकाले, सबको उठा के ऐड कर दे। तो टोटल पोटेंशियल क्या तुम्हें ये दिख रहा है, ये सुनो,
भाई ये सारे डिस्टेंसेस तो बराबर हैं, तो देखो इस मास से भी, इस पॉइंट का इस मास से भी, है ना, ये सारे डिस्टेंस आर हैं। आर कितना हम लोग निकाल चुके हैं। तो एम मास से आर डिस्टेंस पर कितना, माइनस जी एम बाई आर। एम मास से आर डिस्टेंस पर कितना, और एम मास से आर डिस्टेंस पर कितना। तो हर एक मास की वजह सेंट्रॉइड पे उतना ही पोटेंशियल आ रहा है, सबको उठा के ऐड कर दे। तो एक्चुअली में तुम्हारा आंसर ही हो जाएगा। अब आर निकाल चुका है, चिपका दे। ठीक है, आर हम लोग कितना निकालें बोलो। आर इज एल बाई √3, तो √3 ऊपर चिपका दे। तो फाइनली दिस योर आंसर, फाइनली दिस इज अवर आंसर, -3 √3 GM/L। ठीक है, ये प्रॉपर्टी बस ध्यान रखें कि सेंट्रॉइड जो है मीडियन को डिवाइड करता है इन द रेशियो 2:1। ठीक है, मतलब ये जो आर होता है पूरी मीडियन का 2/3 होता है। दिस इज द पॉइंट यू गाइस नीड टू रिमेंबर। ग्रेविटेशनल फील्ड डेंसिटी में लास्ट लेक्चर में हम लोग सवाल नंबर 2 तक बना चुके हैं। सवाल नंबर 3 से जर्नी बिगिंस। सवाल नंबर 3 में, सवाल नंबर 3 और सवाल नंबर 4 ध्यान से देखें, क्या सिमिलर सवाल है, मतलब सेम प्रोफाइल के सवाल हैं, बन रहा है। चल देखते हैं, अच्छे सवाल हैं, है ना। इस चीज़ को मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ रे, बिल्कुल सिमिलर सवाल तो मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। यहाँ पे मास के टर्म्स में देख रहे हो, ग्रेविटेशन फील्ड डेंसिटी के टर्म्स में देख रहे हो, वहाँ पे चार्जेस आ जाएंगे और ग्रेविटेशन की जगह इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी आएगी। सिमिलर अप्रोच है बिल्कुल। ठीक है, तो ध्यान से समझें। जो सवाल में बोलता है कि हमारे पास 2 पार्टिकल्स हैं 1 kg 9 kg, क्या है भाई, अपने पास अब 2 मासेस हैं 1 kg और 9 kg, प्लेस एट डिस्टेंस डी, क्या डी डिस्टेंस पे बैठे हैं। क्लियर, क्या पूछ रहा है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम 1 kg वेयर द रिजल्टेंट फील्ड इंटेंसिटी इज 0। 1 kg से आपको उस पॉइंट का डिस्टेंस पूछ रहा है जहां पे रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी 0 होगी। तो मैंने मान लिया, ठीक है, कि 1 kg से कुछ x डिस्टेंस पर इस P पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी 0 होगी। तो ये x पूछ रहा है। ठीक है, अब 0 होगी क्यों, उसका लॉजिक पढ़ते हैं। इस पॉइंट पे 2 ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी मिलेगी, कुछ इस मास की वजह से होगी, कुछ इस मास की वजह से होगी। क्या हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, किसी मास की वजह से फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन हमेशा होता है टुवर्ड्स द मास, यस नो। किसी भी m मास की वजह से पॉइंट पे फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन क्या होता है, टुवर्ड्स द मास। ठीक है, तो देख 1 kg की वजह से यहाँ पे क्या फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन टुवर्ड्स दिस मास, इधर होगा। ठीक है, 9 kg की वजह से मान ले यहाँ पे फील्ड इंटेंसिटी E2 है, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, क्या उसका डायरेक्शन टुवर्ड्स दिस मास होगा, यस नो। किसी भी मास से किसी भी पॉइंट पे फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन क्या पड़ते हैं, टुवर्ड्स द मास। तो इस मास की वजह से यहाँ पे मान ले E1 है, टुवर्ड्स द मास। इस मास की वजह से यहाँ पे मान ले E2 है, डायरेक्शन क्या है, टुवर्ड्स द मास। अब फॉर रिजल्टेंट फील्ड टू बी 0, क्या इन दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए। भाई फॉर 2 वेक्टर्स टू प्रोड्यूस 0 रिजल्टेंट, व्हाट इज द कंडीशन, दे मस्ट बी इक्वल एंड मैग्नीट्यूड ऑपोजिट इन डायरेक्शन। डायरेक्शन तो वैसे देख, इधर देख, ऑपोजिट देख रहा है, मैग्नीट्यूड और बराबर करा दे तो पर्पस सॉल्व हो जाएगा। तो फॉर रिजल्टेंट फील्ड इंटेंसिटी टू बी 0, वेक्टर है ना रे, इक्वल एंड मैग्नीट्यूड ऑपोजिट इन डायरेक्शन विल गेट कैंसल्ड। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, जितना इस मास की वजह से यहाँ पे फील्ड, उतना ही इस मास की वजह से यहाँ पे फील्ड इक्वल करा दे, मैग्नीट्यूड बराबर डायरेक्शन अपोजिट, रिजल्टेंट 0, खड़ाक। ठीक है, दिस अप्रोच अप्लाई कैसे करते हैं सुन। अच्छा, फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू m मास एट डिस्टेंस r, gm/r²। m मास से r डिस्टेंस ऑफ फील्ड इंटेंसिटी क्या पड़ता है, gm/r²। तो देखो 1 kg से x डिस्टेंस पे E1, क्या हम ये लिख सकते हैं, आवाज़ नहीं आई, है ना, तो बोलो भाई, gm/r² है ना। तो m मतलब कितना हो गया इसका 1, और मास से पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, x पकड़ लिया, वही x निकालना है। ऐसे ही 9 kg के वैसे यहाँ पे फील्ड इंटेंसिटी E2 देखोगे तो बोलो इसका मास कितना हो गया 9। यस, तो देख ऐसा है, कैसा 1 kg से x डिस्टेंस पे देखोगे तो gm/r², m मतलब 1 हो गया, और यहाँ से पॉइंट का डिस्टेंस कितना हो गया x, इसकी वजह से देखेगा तो मास कितना हो गया 9, और इस मास से पॉइंट का डिस्टेंस, अब ये पूरा d है, x उड़ गया, तो ये डिस्टेंस क्या तुम्हें d-x दिख रहा है, यस ना। तो इस मास से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, d-x। क्लियर है, और स्क्वायर है तो स्क्वायर चिपका दिया, gm/r² होता है ना रे, ये तो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर करा दिया, सिंपल कैलकुलेशन है। बोलो भाई क्या किया समझ में, इसको बस इधर चिपका दिया, d-x का होल स्क्वायर डिवाइड बाय x², एंड दिस शुड बी इक्वल टू 9। ठीक है, पूरी इक्वेशन का रूट लगा दे, क्या करना है, तो इसका रूट लेगा ये आएगा, इसका रूट लेगा ये आएगा, 9 का रूट कितना हो जाएगा 3, तो d-x की वैल्यू क्या 3x हो जाएगी। क्लियर है, तो क्या d की वैल्यू हो जाएगी x + 3x, x उधर ले गया, ठीक है, पॉजिटिव हो जाएगा, 4x बराबर d, तो क्या यहाँ से x आ जाएगा d/4, यस ना।
मतलब 1 kg से एट ए डिस्टेंस d/4 इस p पॉइंट पे रिजल्टेंट फील्ड डेंसिटी 0 हो जाएगी। बिल्कुल सिमिलर सवाल है नेक्स्ट वाला, सवाल नंबर जो नेक्स्ट है सिमिलर प्रोफाइल का सवाल है। तो सवाल नंबर 4th भी सेम प्रोफाइल का सवाल है। जैसे मान ले अर्थ है, मून है, क्या है भाई, ये मान ले अर्थ है, ये मान ले मून है। अर्थ और मून के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस उसने मान ले कुछ कैपिटल डी दे रखा है, क्लियर है। मास ऑफ अर्थ 81 टाइम्स दैट ऑफ मून, मून का मैं मान लेता हूँ सब m है, तो क्या अर्थ का हो गया 81 m, इसका मास इसके मास के 81 टाइम्स है। क्या पूछ रहा है, एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ, अर्थ के सेंटर से कितने डिस्टेंस पे रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी 0, सेंटर से कितने डिस्टेंस पे, तो मैं मान लेता हूं सब, है ना, सेंटर से कुछ x डिस्टेंस पे रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स 0 है, ठीक है भाई, यही x पूछ रहा है। तो ध्यान से सोचें, क्या ये सवाल सिमिलर सवाल देख रहे हैं। देख, अगर तुम चाहते हो कि साहब रिजल्टेंट फोर्स 0 हो जाए, तो क्या उस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी 0 होनी चाहिए। ये सुनो, हम लोग लास्ट क्लास में ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटेशनल फील्ड डेंसिटी क्या रिलेशन पढ़े हैं, F बराबर m। जहां पार्टिकल रखा है वहां पे फील्ड डेंसिटी देखें, जो पार्टिकल रखा है उसका मास देखें, मल्टीप्लाई कर दे। तो अगर इस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ही नहीं है, तो यहां पे जो मर्जी मास रख दे, इट विल नॉट एक्सपीरियंस एनी ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन इट। भाई जहां पार्टिकल बिठाया वहां पे फील्ड डेंसिटी देख, और वही 0 तो फोर्स कहां से आएगा, आवाज नहीं आई। ये सुनो, फील्ड इंटेंसिटी ही नहीं है तो फोर्स कहां से आएगा भाई। तो भाई साहब बन गया ना ये सवाल सेम सवाल। यहाँ पे भी रिजल्टेंट फील्ड डेंसिटी 0, क्या यहाँ पे भी रिजल्टेंट फील्ड डेंसिटी 0 होनी पड़ेगी। अगर किसी पॉइंट पे ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी नहीं है, तो उस पॉइंट पे जो मर्जी मास रख दे, कोई ग्रेविटेशन फोर्स नहीं लगेगा। तो अगर चाहते हो यहाँ पे ग्रेविटेशन फोर्स 0 हो जाए, इसका मतलब यहाँ पे ग्रेविटेशन फील्ड डेंसिटी 0 हो जाए, तो प्रॉब्लम तुम्हारा इस फॉर्म में रिड्यूस हो गया है। यू हैव टू फाइंड आउट डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ वेयर ग्रेविटेशनल फील्ड डेंसिटी 0। तो सेम सवाल हो गया ना रे, ठीक है, सेम अप्रोच है। क्या करना है, देखो यहाँ पे कुछ फील्ड डेंसिटी अर्थ की वजह से, कुछ फील्ड डेंसिटी मून की वजह से, डायरेक्शन पकड़े क्या, ठीक है भाई। तो अर्थ की वजह से फील्ड डेंसिटी क्या है, टुवर्ड्स अर्थ, मतलब किसी भी मास की वजह से फील्ड डेंसिटी डायरेक्शन क्या होता है, टुवर्ड्स मास, तो उसकी वजह से टुवर्ड्स अर्थ। ऐसे ही मून की वजह से क्या होगा, टुवर्ड्स मून, ठीक है। और फॉर रिजल्टेंट फील्ड डेंसिटी टू बी 0 दे मस्ट बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन तो वैसे ही अपोजिट दिख रहा है। इसकी वजह से किधर दिख रहा है, टुवर्ड्स अर्थ, इसकी वजह से किधर दिख रहा है, टुवर्ड्स मून। इनका मैग्नीट्यूड बराबर हो जाए तो नेट फील्ड डेंसिटी 0 हो जाएगी, ठीक है। अब देखो मैग्नीट्यूड कैसे कैसे लिखना है, बोलो भाई, मैग्नीट्यूड पकड़ पा रहे हो तुम लोग, आवाज नहीं आई, Yes, sir. क्लियर। इधर देख, सुनना ध्यान से। तो अर्थ की वजह से यहाँ पे फील्ड डेंसिटी कितना, Gm/r², तो m मतलब कितना, 81 m। और इस मास से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना दिख रहा है, इस मास से पॉइंट का डिस्टेंस कितना दिख रहा है, x, तो है ना, r की जगह x शिफ्ट कर दिया। ऐसे ही इसकी वजह से, मून की वजह से यहाँ पे देखेंगे तो इसका मास कितना हो गया, स्मॉल m। और मून से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना दिख रहा है, डस d-x, पूरा क्या है, d, x उड़ गया, कितना है d-x, तो मून से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना आ जाएगा, d-x होल स्क्वायर है, ठीक है। सिंपल कैलकुलेशन है, जी निपटा दे, mm निपटा दे। तो इधर से आप 81 x² और इधर से आप, क्लियर है भाई, थोड़ा अल्टी पल्टी मार कैलकुलेशन के लिए, थोड़ा सा x² इधर ले गया, है ना, d-x का स्क्वायर, तो खैर जो भी है ना, और ये 81 एसिडस है, क्लियर है। पूरी इक्वेशन का रूट लगा दे, पूरी इक्वेशन का, बोलो भाई समझ में आया, इसका रूट x, इसका रूट d-x और 81 का तो 9 हो जाएगा भाई। सो यहाँ पे जो है x बराबर 9d-9x, सिंपल कैलकुलेशन है, तो x इतना हो जाएगा। सो दिस इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ वेयर ग्रेविटेशनल फील्ड डेंसिटी 0 और ग्रेविटेशनल फोर्सेस 0 एज वेल, क्लियर। हाँ, ये डिस्टेंस है कहाँ से, अर्थ से। अगर मान ले मून से पूछता तो क्या आंसर वुड बी d-x, ये सुनो, ये कहाँ से है, ये है धरती माता से,
अगर मान ले डिस्टेंस पूछता फ्रॉम चंदा मामा से पूछता, मून से पूछता पता कितना है, ठीक है, चांद से पूछता चांद से कितनी दूर है है ना, तो चांद से डिस्टेंस निकालने के लिए डी माइनस एक्स चिपका दे, ये सुनो आवाज नहीं आई, डी माइनस एक्स, और एक्स हम लोग कितना निकालें 9d/10, कितना आएगा, तो डी माइनस 9d/10 मतलब d/10 कितना हो जाएगा, तो मून से पूछता तो आंसर हो जाता है d/10। क्लियर है। सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 6, दोनों सेम प्रोफाइल के सवाल हैं, सेम आंसर है, ठीक है। सवाल नंबर 5 हम बोलता है कि साहब अपने पास एक स्क्वायर है, इसके 4 कोपचे में 4 कॉर्नर में 4 आइडेंटिकल पार्टिकल चिपका दे, ईच ऑफ मास m, चिपका दिए। अब बताए स्क्वायर के सेंटर पे रिजल्टेंट ग्रेविटेशन फील्ड डेंसिटी कितनी है, ठीक है। तो देखो ध्यान से देखें, क्या हर एक कॉर्नर से स्क्वायर के सेंटर का जो डिस्टेंस दिख रहा है वो तुम्हें सेम दिख रहा है, जितना ये डिस्टेंस सिमेट्री है ना, जितना ये डिस्टेंस उतना ही ये डिस्टेंस उतना ही हर एक मास से सेंटर का जो डिस्टेंस है बराबर है, और वो डिस्टेंस होगा स्क्वायर के डायगोनल का हाफ, ये सुनो क्लियर है, हाफ ऑफ दिस इंटायर डायगोनल। क्लियर। तो क्या हर एक मास की वजह से सेंटर पे फील्ड इंटेंसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम रहेगा। फील्ड इंटेंसिटी पढ़ते क्या हो, ए बराबर जी m/r², एम सेम है आर सेम है, तो हो गया ना भाई ये सेम। ये सुनो, जितना इसका मास उतना इसका मास उतना ही सबका मास, जितना इस मास से पॉइंट का डिस्टेंस उतना ही हर एक का, है ना, आर सेम है, तो मैग्नीट्यूड ई का सेम रहेगा, डायरेक्शन डिफरेंट रहेगा। देखो इस मास की वजह से इस पॉइंट पे डायरेक्शन क्या होगा, टूवर्ड्स द मास। इस मास की वजह से इस पॉइंट पे फील्ड से डायरेक्शन क्या होगा, टूवर्ड्स द मास। इस मास की वजह से डायरेक्शन क्या होगा, टूवर्ड्स द मास, और फाइनली इसकी वजह से क्या, टूवर्ड्स द मास। क्लियर है। अब ध्यान से देखें, क्या सारे के सारे फील्ड एक दूसरे को कैंसल आउट कर दे रहे हैं। इसने इसको मारा, इसने इसको मारा, तो क्या रेजिडेंट फील्ड इंटेंसिटी तो मतलब 0 दिख रहा है। छापते चले। तो सवाल नंबर 6 में बिल्कुल सेम प्रोफाइल का सवाल है ना। देख जैसे यहाँ पे स्क्वायर था, उसकी जगह यहाँ पे इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है। इक्विलैटरल ट्रायंगल के 3 कॉर्नर्स पे उसने 3 आइडेंटिकल मासेस चिपका दिए, ठीक है। क्या पूछ रहा है, रिजल्टेंट फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल। तो सेंट्रॉइड क्या होता है, क्या हम लोग पढ़ चुके हैं अच्छे से, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इट्स मीडियन। अभी भी हम लोग एक पोटेंशियल वाला सवाल बना चुके हैं, तो उसमें भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। ध्यान से देख, क्या तुम्हें ये तीनों डिस्टेंसेस बराबर दिख रहे हैं, आवाज़ नहीं आई, ये डिस्टेंस हो, ये डिस्टेंस हो, या फिर ये सुनो, और ये जो डिस्टेंस होता है वो पूरी मीडियन का 2/3 होता है। ये जो पार्टी होती है दिस इज 1/3 ऑफ इंटायर मीडियन, बट ये जो साइड होती है दिस इज 2/3 ऑफ इंटायर मीडियन। ये सुनो एवरीवन, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस, समझ में आ रहा है। तो हर एक का ध्यान से देख, हर एक का बिल्कुल सेम सवाल हो गया। हर एक पार्टिकल का क्या मास सेम है, क्या हर एक पार्टिकल से पॉइंट का डिस्टेंस भी सेम हो गया, जितना इस मास से पॉइंट का डिस्टेंस उतनी इसका उतनी इसका उतनी सबका। तो क्या हर एक पॉइंट मास की वजह से फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड बराबर है। ये सुनो, डायरेक्शन छोड़ना, मैग्नीट्यूड बराबर है। क्लियर है। डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन तो हमेशा होती है किधर, टूवर्ड्स मास। इस मास की वजह से डायरेक्शन क्या होगा, टूवर्ड्स मास। इस मास की वजह से डायरेक्शन क्या, टूवर्ड्स मास। इस मास की वजह से डायरेक्शन क्या, ये देख, टूवर्ड्स मास। अब ध्यान से देखें, क्या बिकॉज ऑफ सिमेट्री ये आपको सारे के सारे जो एंगल्स हैं 120 दिख रहे हैं। ये सुनो, सिमेट्री है ना ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है बिकॉज ऑफ सिमेट्री। तो इवेंचुअली तुम्हारा ना केस इस फॉर्म में रिड्यूस हो चुका है साहब, कि सेंट्रॉइड पे ये 3 फील्ड्स देख रहे हैं, ये उनके मैग्नीट्यूड हैं और ये इनके डायरेक्शंस हैं, ठीक है। अब याद करो वेक्टर्स में क्या हम लोग इस पॉइंट को पढ़ चुके हैं कि अगर किसी पॉइंट पे n नंबर ऑफ वेक्टर्स एक्ट कर रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी, एक्सेशन है, फोर्स, मोमेंटम, कुछ भी हो सकता है। अगर एक पॉइंट पे n नंबर ऑफ वेक्टर्स आर एक्टिंग, 2 कंडीशंस, अगर हर एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर, अगर हर 2 सक्सेसिव वेक्टर्स के बीच का थीटा बराबर, तो क्या उन सारे वेक्टर्स का रिजल्टेंट 0 हो जाता है। ये सुनो, Yes, sir. अगर हर एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर, हर 2 सक्सेसिव वेक्टर के बीच का ये देख ये थीटा सेम, तो क्या उन सारे वेक्टर्स का रिजल्टेंट 0 हो जाएगा। वेक्टर मतलब कुछ भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, वेलोसिटी, एक्सेशन, फोर्स, मोमेंटम, ग्रेविटेशन फील्ड डेंसिटी भी क्या है, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। तो क्या यहाँ पे भी रिजल्टेंट फील्ड डेंसिटी कितनी दिख रही है, 0। सो आज की जर्नी हम लोग यहीं पे वाइंड अप करते हैं। तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।